हम जब भी स्टोन की बात करते हैं, किडनी स्टोन के अंदर, जब किडनी के अंदर जब हम स्टोन की बात करते हैं तो देखें हर प्रैक्टिशनर के माइंड में कुछ मेडिसिन आ जाती हैं। जैसे नंबर 1 है बर्बेरस वल्गैरस, कोई और बताएं जी? हैं सोलिडागो, और कुछ हाइपीजिया, लाइकोपोडियम, हाइड्रेंजिया, हैं सारसप्रेला, प्रेरा ब्रेरा, ठीक है ना जी। बहुत सारी मेडिसिन सामने आती हैं। अब जो लेक्चर होगा ना ये आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थोड़ा सा पहले बोर था, अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। अब आप देखें कि डॉक्टर हैनीमन की तरफ जाएं। अच्छा, ये क्या मसला है, क्या वजह है कि आज भी हमारे पास एक पेशेंट हो और 10 डॉक्टर हों और 10 डॉक्टर दवाई सिलेक्ट कर रहे हो तो 10 के 10 लोगों की मेडिसिन अलग अलग होगी। ये ऐसा है ना? अच्छा, हमारा जो लेक्चर है देखें आज का, देखें आप लोग रहीमयार खान से हैं, आप आए हैं, मैं तो खैर कोई 850-900 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूं। आज के लेक्चर में हमने कंफ्यूजन से बाहर हो जाना है, कंफ्यूज प्रैक्टिस से बाहर होना है। सो ऐसा है हमारे सोसाइटी में कि पेशेंट एक है और वो 10 डॉक्टर्स को सिम्टम्स देगा तो 10 मेडिसिन अलग अलग होंगी। और फिर हर डॉक्टर के पास लॉजिक भी है कि जी मैंने तो इस सिम्टम की बिना पे दी, आप कहेंगे मैंने इस सिम्टम की बिना पे दी, आपकी भी रिजेक्ट नहीं होती, मेरी भी नहीं होती, आपकी भी नहीं होती, उसकी भी नहीं होती, लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट क्योर नहीं होता या पेशेंट जस्ट मैनेज होता है। ये एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी में। हाँ, अब आप देखें कि डॉक्टर हैनीमन जब प्रैक्टिशनर हुए होम्योपैथी के, तो उस वक्त जो इस वक्त हमारी पोजीशन है यही डॉक्टर हैनीमन की भी पोजीशन थी। वो भी कंफ्यूज प्रैक्टिस में था। आपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ा होगा। सो एडिशन में वो 5th में क्या कहते हैं कि मैं भी क्या होता था कि मेरी सिमिलर दवा, जिसे सिमिलर मेडिसिन आप बोलते हैं, और पेशेंट की हेल्थ के दरमियान रुकावट आ जाती थी। क्या होता था? रुकावट आ जाती थी। सो मेरी वो बिलमिसल दवा काम नहीं करती थी, तो मैं क्या करता था कि फिर उससे निकल के किसी और मेडिसिन को खंगालता था। फिर उसके सिम्टम्स क्या करते थे कि मैच करते थे, क्योर नहीं होता था। बड़ी कंफ्यूजन है। कई साल डॉक्टर हैनीमन की प्रैक्टिस कंफ्यूजन में गुजरी। सो मैं ये कहता हूं कि आज का होम्योपैथ और उस वक्त का डॉक्टर हैनीमन एक ही लाइन पे खड़े हैं आज भी। वो भी कंफ्यूजन में थे, हम भी कंफ्यूजन में हैं। क्यों? फिर डॉक्टर हैनीमन ने कहा कि फिर मुझे पता चला कि मेरी सिमिलर मेडिसिन और हेल्थ के दरमियान इनविजिबल फोर्सेस हाइल होती हैं जो रुकावट का बायस बनती हैं, मेरी मेडिसिन को काम नहीं करने देती, जिसका नाम उन्होंने मियाज्म का दिया। अब जब हम मियाज्म की बात करते हैं तो 3 मियाज्म हमें मोस्टली सुनने को मिलते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं सोरा सिफिलिस साइकोसिस, बट दिस इज रॉन्ग। सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस, ठीक है ना? पहले सोरा होगा, फिर साइकोसिस, फिर सिफिलिस होगा, फिर न्यू एडिशन हुआ, उसमें ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसरस भी ऐड हुआ। सो मीन के क्रॉनिक डिजीजेस डेवलप करती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मियास्मेटिक इन्फ्लुएंसेस। क्लियर? डिजीजेस इन्फ्लुएंस करती हैं, परवरिश पाती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मियास्मेटिक बैकग्राउंड, नंबर 1। अब मियाज्म को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। ये मेरे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, वैसे मैं थोड़ा सा आपके बताऊंगा कि मियाज्म को भी समझना बड़ा जरूरी है। मियाज्म की जब बात होती है तो हमने, आपने भी, सब ने यही पढ़ा, देखें जी ये वो कोई एक गुनाह था, ये वो एक खारिश थी, और उस खारिश के नतीजे में क्या हुआ कि ये बीमारियां फैलती गईं। कुछ लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर वो खारिश पैदा करते हैं, कुछ वो कहाँ से,
तो कभी किसी लेक्चर के अंदर इसको गुनाह का नाम दिया जाता है, किसी लेक्चर के अंदर इसको खारिश का नाम दिया जाता है, किसी के अंदर इसको कुछ, किसी के अंदर कुछ। तो मैं कई बार अपने कई लेक्चर्स में ये बात कह चुका हूँ। ये मैंने मेरा तो खैर कॉन्सेप्ट कोई तकरीबन 99-98 का ये क्लियर है कि मैं हैरान हूँ कि गुनाह ये कैसा गुनाह है, ये मियाज़मेटिक, सौरा, साइकोसिस, सिफिलिस कौन सा गुनाह है कि जैसे फ़र्ज़ करें ये शराब हराम है, हम मुसलमान नहीं पीते, और ये एक पीने वाला गुनाहगार है, ये गुनाह है। तो मैं बड़ा सोचता हूँ कि ये शराब एक ऐसा गुनाह है जो हम मुसलमानों के अंदर सौरा डेवलप करता है और गोरों के लिए ये इंजॉयमेंट का बायस बनता है, उनको ये बीमारी नहीं लगाता, हमें ये बीमार कर जाता है। ये कहाँ से आ गया? कोई गुनाह का चक्कर नहीं है, ये जो मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं ये गुनाह का चक्कर नहीं है, ये किसी खारिश का चक्कर नहीं है। एक्चुअली मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस। डॉक्टर हनीमन कहता था कि जब मैं अपनी सिमिलर मेडिसिन देता हूँ उसके नतीजे में क्या होता है कि मेरे पेशेंट के अंदर वो जो क्योर है वो नहीं हो पाता, उसके दरमियान कुछ गैर मरई ताकतें हायल होती हैं। उसने लफ्ज़ लिखा है इनविजिबल फोर्सेस, जिसको आमतौर पे गैर मरई ताकतें बोला जाता है, ना नजर आने वाली ताकतें। कोई ऐसी मखलूक है जो बीच में हायल होती है और वो मेरी मेडिसिन का काम करने से रोक देती है, जिसका नाम उन्होंने दिया म्याज। और वो थे, नंबर 1 था सौरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। देखें बेसिकली होता क्या है। सौरा बेसिकली एक रुकावट का नाम है, एक रुकावट का नाम है। जैसे मैंने पहले बताया कि किडनी की जब फिल्ट्रेशन के अंदर रुकावट होगी तो वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी। बात लिख ले मेरी, हर वो डिजीज जो इन्फ्लेमेटरी हो वो सौरा के अंदर आती है। हर वो डिजीज, हर वो बीमारी जिसमें इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, वो सौरा में आती है। जैसे अब मैं बताता हूं एक और बात, थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स के अंदर आप आए ना, तो जिस टर्म के साथ ITS का लफ्ज लग जाए ये इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं और ये सौरा की डिजीजेज होती हैं, ये सोरिक होती हैं। अब आप इसको सर से लेके पांव तक चले जाएं, ठीक है ना, न्यूराइटिस, आगे TIS लग गया, ब्लीफराइटिस, जिंजेवाइटिस, साइनोसाइटिस, कार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, नेफ्राइटिस, ऑर्काइटिस, सिस्टाइटिस, ठीक है ना। जितने भी ओटाइटिस, ठीक है ना जी, जितने भी ऐसी डिजीजेस जिनके साथ ITS का लफ्ज लग जाए ये होती हैं इन्फ्लेमेटरी और ये सोरिक होती हैं। आप इनको सोरिक मेडिसिन के दिए बगैर ठीक नहीं कर सकते। देखिए मैंने पूछा कि किडनी स्टोन की दवा कौन सी है, सबके ज़हन में एक दवा घूमती है और वो कौन सी होती है, बर्बेरस। लेकिन कितने डॉक्टर्स के पास पेशेंट मौजूद हैं कि उन्होंने बर्बेरस दी लेकिन केस ठीक नहीं हुआ। ये बात ये टल है या नहीं है? मैं भी प्रैक्टिशनर हूं, मैं सिर्फ स्पीकर नहीं, प्रैक्टिशनर हूं मैं भी, और 24 ईयर हो गए प्रैक्टिस करते हुए। 100 लोग डॉक्टर्स के पास किडनी स्टोन की दवा आती है बर्बेरस या हाइड्रेंजिया कह लें, दोनों कह लें जी, चले मैं कहता हूं जी आप तीनों कह लें, साथ साथ से भी लगा लें। लेकिन हर डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट भी मौजूद होंगे कि ये तीनों दवाइयां देने से ठीक भी नहीं हुए। रीजन इज दैट, वही डॉक्टर हनीमन की बात, वो ये कहता था कि मेरी मेडिसिन सिमिलर होती, आपके सिम्टम बर्बेरस वल्गैरिस की है, पेशेंट के सिम्टम बर्बेरस वल्गैरिस की है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। सेम लाइक डॉक्टर हनीमन, वो भी यही कहता था कि सिमिलर मेडिसिन थी बट क्योर नहीं था, मीन के मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंसेस थे। फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के अंदर जो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीसोरिक देना पड़ेगा, फिर आप बर्बेरस देंगे तो केस क्योर होगा।
क्लियर है? अब आप देखें कि हमने देखें एंटीसोरिक 110 150 मेडिसिन है मटीरियल मेडिका के अंदर, फिर हम क्या दें? फिर हमने क्या देना है ये भी तो देखना है ना जी। एंटीसोरिक तो बहुत सारी, लाइकोपोडियम में एंटीसोरिक है, सल्फर भी है, कल्केरिया कार भी है, सोरेनियम भी है, एंटीसोरिक भी बेताशा मेडिसिन है। फिर हम क्या दें? फिर आप हम आए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। सो मोस्टली 7 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो फिरते हैं हमारी कायनात के अंदर, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मोस्टली 7 है। जैसे ग्रेफाइट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कल्केरिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइकोपोडियम का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। कल्केरिया देखें ना, फर्ज करें एक बंदा आपके पास आता है, जैसे फर्ज करें इस तरह करके उसका फेस है, राउंड शेप है और फैला हुआ है, तो ये आपको पता लगता है कि ये कल्केरिया का फेस है। और इसी तरह ये अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा फैला हुआ है तो ये आपको पता है कि ये ग्रेफाइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास पेशेंट आया और उसका फोरहेड ज्यादा और नीचे चिन जो है वो इस तरह करके बनती है, इस तरह करके बनती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो देखें, पेशेंट देख के आपको पता चलेगा कि ये लाइकोपोडियम, ये कल्केरिया कार, ये फास्फोरस, ये सल्फर, फला फला, समझ रहे ना। सो कॉन्स्टिट्यूशनली फिर जो उसकी करेगी वो फिर मतलब मैं देखें ये 50 लोग बैठे, मैं सबका कॉन्स्टिट्यूशन 1 मिनट में देख के बता सकता हूं कि हु इज ही, ठीक है ना। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन को स्टडी किया करें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। जैसे फास्फोरस जब भी देखना पड़ेगा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लाइकोपोडियम जब भी देखना पड़ेगा किसी को बताने की जरूरत नहीं, या ग्रेफाइट्स, कल्केरिया कार। सो जो उसकी मियाज़मेटिक, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन होगी, फर्स्ट यू विल प्रेस्क्राइब द सिंगल डोज, देन प्रेस्क्राइब द रेलिवेंट रेमेडी, क्योर विल बी देयर। क्लियर? ये बात क्लियर हुई ना कि क्यों नहीं हमारी मेडिसिन काम करती? डॉक्टर हनीमन हमें कई साल पहले बताया गया कि वो कहता मेरी भी नहीं काम करती थी, मेरी दी हुई मेडिसिन काम नहीं करती थी। उसकी रीजन ये थी कि वो मेडिसिन उनके दरमियान रुकावटें आती थी, और वो रुकावटें कौन सी थी? मियाज़मेटिक की। अच्छा, अब देखें वापस आ जाएं किडनी पे। अब किडनी है ये लेफ्ट, यहां पे आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, पथरी नहीं है लेकिन पेन है, पथरी नहीं है लेकिन पेन है। अब आप देखें आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देना है। अब सबसे पहले आपने क्या देना है? एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आपकी काम नहीं कर रही, देन यू विल प्रेस्क्राइब द मियाज़मेटिक रेमेडी। बात समझ रहे हैं? सो इस पेन को आपने देखना है कि ये अगर किडनी पेन आ रहा है तो किडनी का जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि किडनी इन नॉर्मल शेप, विद नॉर्मल साइज, विद नो ग्रेवल्स, विद नो पैथोलॉजिकल एविडेंसेस। तो मीन कि वहां पे आपको एक ऐसी मेडिसिन की जरूरत है जो अभी उसने स्टोन नहीं बनाया लेकिन वो फ्यूचर में जाके बनाएगी। अब आपको किस चीज की जरूरत है? वहां पे रुकावट को दूर करने की जरूरत है। रुकावट वो है जो भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो तभी बताएगी जब उसमें स्टोन आएगा, ठीक है ना। सो यहां पे आपकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो टॉप क्लास मेडिसिन है वो है 3: एकोनाइट, बेलाटोना एंड फेरमफास। अब हम क्या करें कि क्या इन तीनों को दे दें? नहीं दे सकते। हमने अब क्या करना है? इनको अलग अलग करना है। सो कैसे करेंगे? कोई भी किसी डिजीज का ऑनसेट हो और वो इन्फ्लेमेटरी हो, उसके अंदर अगर रेस्टलेसनेस चल रही है तो फिर एकोनाइट मेडिसिन है। अब आप जरा एकोनाइट को देख लेते हैं थोड़ा सा।
अच्छा, ये जो मैं पोटेंसीज आपको बताऊंगा काइंडली लिख लीजिएगा, ये वो वाली बातें बता रहा हूं जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में है, मैं कोई अभी इसमें वो कोई किताबी बातें कम करने लगा हूं। सो एकोनाइट को अब आपने देखना है, 2-3 मेडिसिन आपके सामने आई हैं, एकोनाइट, बेलाडोना और फेरमफास। सो अब आपने एकोनाइट देखें कि एकोनाइट का पेशेंट ऑन सेट होगा, इसका सडनली ऑन सेट होगा, एकदम इसका ऑन सेट होता है। कोई भी दुनिया की डिजीज हो एकदम ऑन सेट होता है इसका। और उसमें आपने देखना है कि एकोनाइट में क्या होती है, मेंटली रेस्टलेसनेस होती है। वैसे मटीरियल मेडिका के अंदर 3 मेडिसिन हैं जिनसे बड़ी रेस्टलेसनेस नहीं है, एक एकोनाइट और दूसरी रेस्टॉक्स और तीसरी आर्सेनिक एल्बम। सो मेंटली रेस्टलेसनेस जब होगी तो एकोनाइट टॉप पे, फिजिकली जब होगी तो फिर रेस्टॉक्स टॉप पे। इसी तरह जब दोनों होंगी मेंटली एंड फिजिकली तो फिर आर्सेनिक एल्बम है। मरीज ज़हनी बेचैन और जिस्मानी बेचैन तो फिर आर्सेनिक है। बात समझ रहे हैं? सो अब पेशेंट आ गया आपके पास, आपको कंफर्म हुआ कि जनाब किडनी स्टोन, किडनी पेन हो रहा है, अभी बात पेन की हो रही है ना, वो चाहे राइट पे है चाहे लेफ्ट पे है। किडनी पेन के साथ पेशेंट आया और बेचैन है, किडनी पेशेंट आया पेन के साथ और पेन के साथ बेचैन है, आपको पता चला दवा एकोनाइट है। अब आपने एकोनाइट दे भी दिया, फाका नहीं हुआ। रीजन इज दैट कि आपकी रेमेडी ठीक थी, आपकी पोटेंसी गलत थी, आपकी पोटेंसी गलत थी। अब मैं जरा पोटेंसी का लॉजिक क्या है देखें। अगर तो आपका पेशेंट आपके पास खुद आया और आके बैठ गया, डॉक्टर साहब बड़ी बेचैनी जी हो रही, बड़ी ना दर्द बड़ी हो रही, इसकी कोई मेडिसिन दें। बस डॉक्टर साहब कल ही ना हो रही, बस आज ही हुई है, घंटे से पहले हुई। इस तरह की इलामात बताएगा, थोड़ी सी आपको पता लगेगा ये पेशेंट कम है और वहम कर रहा है, तो इस नतीजे में आपकी दवा 30 ताकत होगी। इसको 3 डोजेस देंगे, 15-15 मिनट के वक्फे से ये ठीक हो जाएगा। अब अगर पेशेंट आपके क्लिनिक में दाखिल हुआ और पेशेंट आपके अटेंडेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब गुर्दे की दर्द का मरीज बड़ा तकड़ा बैठा है, एमरजेंसी, यानी उसने उसका क्लिनिक पे आने का एक्सप्रेशन इतना बेचैन था कि आपके अटेंडेंट को पता चल गया और वो अटेंडेंट आपको बताया कि जिस मर्ज के अंदर आपको अटेंडेंट बताए कि डॉक्टर साहब एमरजेंसी पेन है बंदे ने, आप उसको ज़रा एमरजेंसी देखें, देन योर रेमेडी विल बी 200। अब आप देखें कि आपको फोन आता है किसी दोस्त का, किसी पेशेंट का फोन आया, फोन आता है लवाइकीन का कि डॉक्टर साहब वो मेरा भाई है दर्द नाल मरदा जा रहे, उसको तो देखें आगे। बस आपने घर से अपने क्लिनिक से एकोनाइट 1 ml लेके जानी, 1 ml लेके जानी। अब आप देखें कि जब आप पहुंचे और पता चला कि पेन इस तरह का है, ही प्रिडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ, मरीज ने अपना टाइम ऑफ डेथ बना दिया। और जब वो अपने रिश्तेदारों को फोन कर लें, ऐसा पेन जिसमें लवाइकीन अपने रिश्तेदारों को फोन कर लें, वो चाहे हार्ट का हो, वो चाहे किडनी का हो, वो चाहे कोई भी पेन हो, कि जी इन्हें नहीं जे बचना, इससे कुछ लिखवा लें, देन योर रेमेडी विल बी 10 ml। अब आप देखें होम्योपैथिक मेडिसिन एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस वो थी जो पहले मैंने डिस्कस की, आर्ट अब ये है कि मेडिसिन आपकी सेम है। अगर इस कंडीशन में यानी आप पेशेंट विजिट करें
और महला इकट्ठा करके बैठे हो, हैं फलाने घर दर्द हो रहा है भी मुंडे नू, चीख चला रहा हो, फोन कर रहे हो, और वो बता दे कि आई विल डाई एट द टाइम ऑफ 4 PM और 6 PM और रात में मर जाना है, सुबह मर जाना, वो अपना टाइम प्रिडिक्ट कर दे। आपके पास मेडिसिन भी ठीक है, आपके पास पोटेंसीज भी सारी हैं, लेकिन ये भी गलत है आपके लिए, ये भी गलत है, आपकी ये रेमेडी है। जिंदगी में आजमा के देख लीजिएगा, हार्ट पेशेंट आए अंजाइना में, अभी दर्द हुआ, अभी पेशेंट फेंट हुआ और अभी मरने पे आ गया, अभी 10 ml की एक डोज दें, अगले 5 मिनट से पहले पेशेंट उठ के बैठ जाएगा। किडनी पेन की ये इतनी बड़ी दवा है, लेकिन हम हमेशा किडनी पेन के अंदर बर्बेरस को देखते हैं, ठीक है ना। अब आप देखें कि एकोनाइट से पेशेंट निकल रहा होता है, हमें बेला का लग रहा होता है, इसमें तशवीश होती है, बेला के अंदर तशवीश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कई मरतबा हम क्या करते हैं, एकोनाइट के बाद हम बेलाडोना को देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एकोनाइट और बेलाडोना के दरमियान सीढ़ी का काम है ये फेरम फास का। जब पेशेंट एकोनाइट से निकल रहा हो, बेलाडोना का लग रहा हो, लेकिन बेलाडोना फिर एकोनाइट की तरफ लेके जा रही हो, प्रैक्टिस के अंदर जब एक डॉक्टर कंफ्यूजन में हो कि मैं इसको एकोनाइट दूं या बेलाडोना दूं, एकोनाइट दूं या बेलाडोना दूं, ये बात दोबारा ध्यान में रखिएगा। कंफ्यूजन होती है ना कि मैं इसे एकोनाइट दूं या बेलाडोना दूं, उसका एक ही मतलब होता है, इसको फेरम फास देना है। बात समझे? पेशेंट अपने एकोनाइट की सीढ़ी को क्रॉस कर गया होता है, अब उसने रखनी होती है बेसिकली बेलाडोना की तरफ जंप करना होता है, लेकिन उसने फेरम फास से गुजर के जाना है। बात समझ ना, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो बेसिकली वो फेरम फास के ऊपर पांव रखे बगैर आगे बेला की तरफ जा नहीं सकता, वो रास्ता है उसका। सो जिस वक्त आप क्लिनिक के ऊपर आपको पेशेंट ये लग रहा हो कि ये मैं एकोनाइट दूं या बेलाडोना दूं, इसका एक ही मतलब है कि आप उसे फेरम फास दें, आप उसे फेरम फास दें। क्लियर? सो जिस वक्त आप, जब एकोनाइट में तो मेंटली बेचैनी है और उसमें तशवीश बेताश है, इसमें बेला में आपको पता है पेशेंट साथ डर रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, खौफ होगा। इसमें खौफ के साथ क्या होगा, डर रहा होगा, चीज़ों से डर रहा होगा, अच्छा आपकी नीडल से डर रहा होगा, आपके स्टेथोस्कोप से डर रहा होगा, आप स्टेथोस्कोप आगे करेंगे तो वो से भी डर रहा होगा, सेंसिटिव टू हो जाएगा। सो मीन कि अब नाउ दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ बेलाडोना। सो इन किडनी पेन जब पेशेंट के अंदर हाइपर, अच्छा इवन आप उसको टच करेंगे वो करने नहीं देगा, सेंसिटिव टू टच, हाथ नहीं लगाने देगा आपको। क्लियर? तो फिर आपकी दवा होगी बेलाडोना, अगेन उसी क्राइटेरिया पे, वो 32 अंडर 1 m 10 m का कॉन्सेप्ट वही है कि अगर तो वो आपके पास खुद आया, आपको चेक नहीं करने दे रहा, और आपने उसको घर में जाके स्टडी देखा जाके और लवाकीन इकट्ठे खड़े हैं और ये वो, तो फिर वही 10 m। ठीक है? अब फर्ज करें आपकी दवा एकोनाइट थी, आपने 10 m दी, आपको फौरन रिलीफ मिला, नेक्स्ट वन आप उसको स्टडी के लिए भेजें और वहां पे क्लियर है, जाहिर उसमें कोई स्टोन है ही नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन विल बी क्योर। अब दूसरी बात आपको क्लिनिकली बताता हूं कि इन्फ्लेमेशन अगर ठीक ना हो तो ये सेकेंडरी फेज में चली जाती है, ऐसे ही है ना। तो सेकेंडरी फेज को बचाने के लिए जब आपका पेशेंट एकोनाइट पेन खत्म हुआ और उसके बाद आमतौर पे क्या करते हैं लोग, सल्फर पे केस बंद करते हैं, और ये वाला केस आपने काली म्योर पे बंद करना है, और ये 6x पे 3 डेज के लिए देना है, 3 टाइम a डे। काली म्योर बेसिकली सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन की दवा है, और अगर जब कभी किसी ऐसे फेज में पेशेंट आपके पास पहुंचा लेकिन लेट पहुंचा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो पेशेंट फिर उसी तरह शफल कर रहा होगा फ्रॉम द प्राइमरी इन्फ्लेमेशन टू सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन, वो क्या कर रहा होता है, थोड़ा सा जाना चाह रहा होता है। सो ये उस बिहेवियर को ठीक कर देती है काली म्योर। क्लियर?
अब यहां पे आ जाते हैं जी, एक दूसरी सिम्टम आ जाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस की। हाइड्रोनेफ्रोसिस, अगर पेशेंट का यहां से ग्रेवल बना और ग्रेवल बन के वो निकला, अच्छा चलें हाइड्रोनेफ्रोसिस से पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टोन की डिस्कस कर लेते हैं, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस उसके बाद आता है। अब देखें हम लोगों ने क्या किया, जैसे भी स्टोन की बात होती है तो लेफ्ट किडनी में है तो बर्बेरस जैसे पहले की तरह, राइट में होती है तो लाइकोपोडियम, हाइड्रेंजिया, प्रेरा, सारसोप्रेला, बड़ा कुछ होता है, ठीक है ना। अब ये डिपॉजिट्स हैं, ये डेपोजिशन हो चुकी है। सो ये वाली जितनी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस थी, ये कौन से म्याज में थी? सोरा में थी। सोरा से केस अगर नहीं ठीक होता आपका निकलता है तो वो जाता है साइकोसिस में। वो किस में जाता है? साइको। बोर तो नहीं हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है पीछे? ओके, साइकोसिस में चला जाता है। साइकोसिस बेसिकली बॉडी के अंदर जहां कहीं भी डिपॉजिट्स हो रहे हो, जहां कहीं भी डिपॉजिट्स हो रहे हो, वो साइकोटिक डिजीजेस होती हैं। इन्फ्लेमेशन या तो ठीक हो गई या वहां पे डेड सेल्स डिपॉजिट्स कर गए। सो जहां पे डेड सेल डिपॉजिट्स कर जाते हैं वहां पे ट्यूमर्स डेवलप होते हैं, वहां पे स्टोन्स डेवलप होते हैं, वहां पे गिल्टियां बनती हैं, वहां पे ट्यूमर्स बनते हैं। सो आप देखें ये जितने ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, लिवर ट्यूमर, ये सारे साइकोटिक डिसऑर्डर में होते हैं, ये सारे साइकोसिस में होते हैं, ठीक है ना। किडनी के अंदर ट्यूमर, यूट्रस के अंदर ट्यूमर, ओवरी के अंदर ट्यूमर, सिस्ट, जितने ये लम्प्स बढ़ जाना, ये ग्लैंड्स का बढ़ जाना, ये स्किन के ऊपर मल्टीपल लाइपोमास का बढ़ जाना, जो लोगों को गिल्टियां बहुत सारी बनती हैं, ये सारे साइकोटिक होते हैं। अच्छा देखें ना, मल्टीपल लाइपोमास के आपके पास पेशेंट आते हैं, मल्टीपल लाइपोमास के पेशेंट आते हैं ना, जिनके जिस्म के ऊपर बहुत सारे वो चर्बी की गिल्टियां बनी होती हैं, तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर साहबान ने मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। वो भी 2-3 महीने का छोड़ देते हैं, ठीक वो भी नहीं होते। रीज़न इज़ दैट कि ये बेसिकली साइकोसिस डिजीज़ है। सो आपने एंटी साइकोटिक पहले देना है। सो हुआ क्या, जितने ये स्टोन्स बनते हैं, इसके साथ क्या होता है कि सोरिक पहले था, इन्फ्लेमेशन थी, इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हुई या पेशेंट ने नोटिस नहीं की या उसका जो भी किया वो चेंज हुई, वहाँ पे डेपोजिशंस होने शुरू हो गए। सो जो जितने डेपोजिशंस होते हैं, जितने क्रिस्टल्स बनते हैं, जितने स्टोन बनते हैं, ये सारे के सारे साइकोटिक डिजीज में होते हैं। सो अब आप आए एंड सबसे पहले देखें साइकोसिस की दवा मेडोरिनम। कभी किडनी स्टोन के अंदर यूज करवाई किसी ने? आप करवाते हैं, आप भी करवाते हैं, ठीक है, 2-3 लोग जो करवा रहे हैं। कभी मायूसी हुई है? ये जब भी आप देते हैं तो मायूसी नहीं होती। सो जब भी आप केस थोजा मेडोरिनम से आप स्टार्ट लेंगे तो फिर आपकी जो मेडिसिन होगी वो वहां से खत्म करेगी। अब आप देखें, आपने करवाया यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, किडनी का स्टोन चाहे राइट पे है चाहे लेफ्ट पे है, आपकी दवा एंटी साइकोटिक देने के बाद आपकी दवा है लीडम, और दूसरी दवा है आपकी फ्रेगेरिया। फ्रेगेरिया कितने लोग यूज करते हैं? 2 लोग, ठीक है नहीं। फ्रेगेरिया को अपनी प्रैक्टिस में ले आए। आपके इलाके की दवा है ये फ्रेगेरिया, ये है बेसिकली स्ट्रॉबेरी। अच्छा मजे वाली बात यह है, हमारे इलाके में जब स्ट्रॉबेरी का सीजन आता है तो मेरे पास जितना पेशेंट ग्रेवल्स लेके आता है मैं उनको मेडिसिन नहीं देता। मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे जो आपने 2-3 हज़ार रुपये देने ना, उसकी आप स्ट्रॉबेरी के जूस पिए तो ये निकल जाएगी। रिकमेंडेड बात बता रहा हूं, 6 गिलास पर डे आप पिएंगे, शाम तक आपको ग्रेवल्स चलने शुरू हो जाएंगे। एक दिन में आप 6 गिलास स्ट्रॉबेरी का जूस पिए, इसका शेक नहीं, जूस की बात कर रहा हूं। हेल्दी सा स्ट्रॉबेरी हो, हेल्दी स्ट्रॉबेरी के एक दिन में 6 गिलास पिए, शाम तक ग्रेवल्स मूव करना शुरू कर देंगे। सो फ्रेगेरिया इज द लिथोट्रिप्सी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये इतनी बड़ी दवा है, मैं इसको लिथोट्रिप्सी बोलता हूं कि ये होम्योपैथिक लिथोट्रिप्सी है।
जैसे मैंने एक लफ्ज़ लगाया था, अब खैर काफ़ी और भी लोग इसको लगाना शुरू कर दिए, इंडिया के भी मैंने कुछ डॉक्टर्स को सुना है लगाते हुए, जबकि मैंने ये आज से 6 साल पहले ये लफ्ज़ लगाया था और अब इंडियन भी कुछ इसको लगाना शुरू कर दिया है। होम्योपैथिक मेडिसिन की जो वेंटी पे जो पेशेंट जाते हैं, वेंटिलेटर कौन सी दवा है? होम्योपैथिक की वेंटिलेटर एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा इज द वेंटिलेटर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये आज से 7 ईयर पहले मैंने किसी लेक्चर में डस्का में लगाया था, फिर अब इंडियन भी काफ़ी इसको अब करना शुरू कर दिया इंडिया वालों ने भी। सो इसी तरह लिथोट्रिप्सी बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं कि वो थ्रू रेजेस स्टोन को तोड़ते हैं और तोड़ के उसको वो खारिज करते हैं, उसका ऑपरेट नहीं होने देते। सो आपकी जो फ्रेगेरिया है ये बेसिकली दिस इज अ लिथोट्रिप्सी। आप देना शुरू कर देंगे, पेशेंट के स्टोन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ये चेंज हो जाएगा, ऊपर से आप पानी ज़्यादा दें ये वॉश आउट हो जाएगा। मतलब मैंने इसके साथ 38 mm के स्टोन जो हैं वो भी तोड़े हैं फ्रेगेरिया के साथ। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी जिंदगी में फ्रेगेरिया पुराना मदर टंक्चर ना यूज़ कीजिएगा, जब भी लें फ्रेश लें। फ्रेश यूज़ करेंगे तो विद इन 3 days ग्रेवल पास होने शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह मैंने बताया कि जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो और क्रिस्टलाइजेशन हुई हो, स्टोन बने हो, तो आपकी एंटी मियास्मेटिक रेमेडी देने के बाद आपकी दवा लीडम और फ्रेगेरिया, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें कि इस तरह और बहुत सारी मेडिसिन है, बर्बेरस को मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है, सारसप्रेला, प्रेरा ब्रेरा सब जानते हैं। सो इसी तरह एक रेमेडी है कल्केरिया रिनालस, कभी यूज़ करते हैं आप लोग? कल्केरिया रिनालस, यस। कल्केरिया रिनालस जो है ये आमतौर पे मैंने देखा है लोगों को स्टोन के अंदर यूज़ करने में, जबकि ये स्टोन जब खारिज हो जाए तो कल्केरिया रिनालस को यूज़ करें। ये आइंदा के लिए वो बिहेवियर नहीं बन, जो पेशेंट आपको ये बताएं आगे कि देखें जी हमारे पथरी बनती है और निकल जाती है, पथरी बनती है बनती निकलती रहती हैं, उनकी जब पथरियाँ निकल जाएं फिर आप कल्केरिया रिनालस दें और कल्केरिया रिनालस दें 30 में, और इसके साथ नेट्रम फास्ट 6x में दें। ये 4 वीक्स देने के बाद आइंदा पेशेंट को पथरी नहीं बनेगी। और इसी तरह अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ता है बार बार तो फिर उसको मेटोरिनम 10 डेज के वक्फे से 10 mg की एक डोज आप देंगे, तो उसके बाद उसका जो है आइंदा के लिए ये बिहेवियर उसका खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन आ जाते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि ये किडनी है और ये यूरेटर है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब हाइड्रो मीन होता है पानी, नेफ्रोसिस के में वहाँ पे जो एडिमा आ जाता है, किडनी के अंदर आमतौर पे सोजन आनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। एक्चुअली ये किडनी का इशू ही नहीं होता, बेशक ये स्वेलिंग कहाँ पे होती है? किडनी में होती है, लेकिन ये किडनी का इशू नहीं होता। ये किसका इशू होता है? यूरेटर का। जैसे यहाँ पे स्टोन बना, स्टोन पास हुआ, अब स्टोन आया जनाब सीधा थ्रू यूरेटर, उसने आना था ब्लैडर में, सो यहाँ पे आके वो रुक गया। सो जितना यूरिन उसने बनाया हुआ था किडनी ने, उसने पास करना है थ्रू यूरेटर। ऐसे ही है ना, यूरेटर बेसिकली मैंने शुरू में बताया कि ये बेसिकली रास्ता प्रोवाइड करता है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब हुआ क्या है कि आगे किडनी आ गया, वो स्टोन आ गया। स्टोन ने क्या किया कि उसको रोक लिया। ये कई मरतबा पार्शियली रुकावट का बायस बनते हैं, सो कई मरतबा कंप्लीट उसको रोक लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्टोन कि वो कितना था। सो जो ही यहाँ पे यूरिन ब्लॉकेज हुई तो यूरिन बैक फ्लो पे जाता है। सो बैक फ्लो पे जो ही जाता है तो वो किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और उसका साइज जो वो बढ़ाना शुरू कर देता है। सो इसे कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अच्छा देखें, राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो,
दो मेडिसिन, ये राइट पे हों या लेफ्ट पे हों, इनकी 3 डोजेस इस हाइड्रोनेफ्रोसिस को क्लियर कर देती हैं। मेडोरिनम 10 देखें ये फिर डिपॉजिट कर गया, ये क्या कर गया, डिपॉजिट कर गया, और मेडोरिनम 10 की 3 डोजेस इसको निकाल देती हैं। अच्छा मैंने 1 में भी देखे देखे कोई नहीं असर करती, 200 में देखे देखे कोई नहीं असर करती, ये 10 में जब भी देते हैं, अच्छा मैं सक्सेसफुली 3 डोजेस दे देता हूं 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना। फिर अगर जरूरत पेश हो तो लाइकोपोडियम 10 की दे दें, तो ये क्लियर कर देती हैं। नंबर 1। नंबर 2 देखें, अगर पेशेंट यहीं पे सेंसिटिव है, पेशेंट मेल हो और सिम्टम्स लाइक जैसे फीमेल दे रही हो, पेशेंट मेल हो लेकिन इतना सेंसिटिव हो कि अपनी इलामात में देखें ना, मेल के पेन हो रहा हो फीमेल के पेन हो रहा हो, तो दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। सो जिस वक्त आप किसी भी रुकावट के अंदर पेशेंट मेल हो और उसमें आपको फीमेल के सिम्टम लाइक ऑफ एक्सप्रेशन आ रहे हो, सो यू हैव अ ग्रेट रेमेडी फॉर दिस डिसऑर्डर इज कालोफाइलम। ये कालोफाइलम 10 की 3 डोजेस जो है ना, इसको बिल्कुल ऐसे साफ कर देती हैं, इसको समझ नहीं आती, इतनी बड़ी मेडिसिन। अच्छा एक और बात, जहाँ पे ये लेडी डॉक्टर्स ऑपरेट करती हैं ना, मतलब एक कंसीव किया एक फीमेल ने और पेशेंट चली गई लेडी डॉक्टर के पास, 9 मंथ कंप्लीट हुए, 9 मंथ हर मंथ पे अल्ट्रासाउंड हुआ, हर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल रिपोर्ट पे आया, पूरा साल उसने 9 महीने उसने रिपोर्ट्स नॉर्मल दी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसने कहा जी देखिए ये सर्जरी होगी। क्यों होगी? कि वहाँ पे जो सर्विक्स है वो ओपन नहीं हो पा रही, उसमें हेड जो होता है ना, हेड जो होता है उसमें टाइट हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं कि वो उसको रास्ता नहीं दे रही। अगेन यू हैव अ बेस्ट रेमेडीज कालोफाइलम। अच्छा कितनी ये मेडिसिन की पोटेंशियल चालाक हैं कि यहाँ पे वो 200 में काम करती है, यहाँ पे वो 10 में काम करती है। ये इतनी चालाक हैं पोटेंशियल भी कि ये भी बड़ी तेज हैं। क्यों 200 में काम करती है? कि वो बेसिकली अगर पेशेंट यहाँ पे फीमेल आ जाए, इस केस में हाइड्रोनेफ्रोसिस में फीमेल आ जाए, देन आपकी पोटेंसी 200 होगी, देन आपकी पोटेंसी 1m हो सकती है। मेल अगर पेशेंट आ जाए और विद सेम फिनोमेना आ जाए, देन यू हैव अ 10m पोटेंसी, और ये काम करेगी। 200 1m मैंने बड़ी मरतबा देखी नहीं काम करती। लेकिन अगर वही अगेन प्रॉब्लम अगर वो सर्विक्स में आ जाए और वो उसको सी सेक्शन पे लेके जा रही हो, आप यकीन जाने पता नहीं कितना ऐसा पेशेंट है जो 3 डोजेस के साथ 200 में सर्विक्स को ओपन कर देता है, डायलेट कर देता है और इजी डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पे 1m 10m का कोई रोल, यहाँ पे 200 का रोल है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो टेम्परामेंट है वो कालोफाइलम का फीमेल का टेम्परामेंट है। सो ये पोटेंसीज का इतना चक्कर है, इसको समझना बड़ा जरूरी होता है। आमतौर पे इसको कहते हैं जी ये जो पोटेंसी बड़ा मुश्किल सा काम है। देखें जी हमने पहला गुमान ही ठीक नहीं किया। बहुत सारे लोग कहेंगे ना जी आपको बड़े बड़े आते हैं, आज भी सुबह बात हो रही थी कि जी बड़े मोटिवेशनल लोग बड़ा आजकल कर, मैं तो कहता हूँ मोटिवेशनल यलगार हो चुकी है इस वक्त। क्या चक्कर हो गया? क्या क्या मुश्किल है काम इसमें? ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो हमें समझ नहीं आती? पोटेंसी कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुश्किल काम है जो नहीं हो सकता, सिर्फ एक काम। मुझे 24-5 ईयर के अंदर यही सिर्फ पता चला है कि सिर्फ एक काम है जो दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल है, और वो है अपने दाएं हाथ से दाएं कलाई को पकड़ना। ये पॉसिबल नहीं हुआ आज तक, वरना तो हर चीज पॉसिबल है। कौन सा इसमें? ये पोटेंसीज को समझना इतना आसान काम है कि आपने जस्ट मेडिसिन का बिहेवियर और मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन देखना है, और उसका बिहेवियर देखना है कि ये अपने सिम्टम्स कैसे चेंज करती है। मतलब आपको किडनी पेन हुआ तो आप अपने रूम में जाके सो गए, रूम में जाके लेट गए। एक बंदे को पेन हुआ, उसने घर वालों को सताया हुआ है कि मुझे गुर्दे का दर्द हो रहा है। एक पेशेंट आपके सामने, उसको पेन हुआ
तो वो पूरी हॉस्पिटल में इमरजेंसी उसने स्टॉक रखी हुई है। वो क्या, जैसे किडनी पेन है जी, पेशेंट आ गए और एक पेशेंट को किडनी पेन हो रहा है या कोई भी पेन हो रहा है तो उसने पूरे लवाकिन को फ़ोन कर दिया कि जनाब मेरा वक़्त आ गया जे, मैं जाने लगा हूँ। सो पोटेंसी सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज़। सिंपल सा फार्मूला है इसमें, जैसे ये फ़र्ज़ करें डिजीज़ का एक लेवल है, ये 30 है, ये 200 है, ये मतलब 1 ग्रेड है, ये 2 ग्रेड है, ये 3 ग्रेड है, ये 4 ग्रेड है। सो अगर 1 ग्रेड पे मरीज की सिम्टम है, यानी गुर्दे का दर्द हुआ और घर में जाके लेट गया, तो ये 30 का ग्रेड है, ठीक है ना। तो इस पेशेंट के लिए ये वाली पोटेंसी है। अगर उसने घर वालों को तंग किया हुआ साहब तो ये 200 का ग्रेड है। अगर उसने हॉस्पिटल में जाके पूरी इमरजेंसी को आगे लगा दिया हुआ है तो ये 1M का फ़ोन है, उसका स्टैंडर्ड है। और इसी तरह अगर पूरी फैमिली को फ़ोन हो गए हैं कि जी बंदा क्या आ जाए, तो ये 10M का टाइम है। इन एवरी डिजीज, इन एवरी सिम्टम्स, द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज एंड जो होती है वो किसको करती है, पोटेंसी को, इंटेंसिटी ऑफ पोटेंसी को इंटेंसिटी ऑफ डिजीज जो है वो फॉलो करती है। क्लियर? सो चीज़ें बड़ी आसान सी हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा इसको देखना होता है। सो हाइड्रोनेफ्रोसिस के बाद आप देखें, ये 3 मेडिसिन मुझे अपनी प्रैक्टिस में, मैं कभी इनमें खता नहीं गया, कभी भी खता नहीं गया ये 3 मेडिसिन के अंदर। अब अगली बात, एज ए होम्योपैथ हमें क्या देखना है कि